21। हाँ, तो b की वैल्यू 10 माइनस यहाँ पुट कर दें, तो a इंटू 10 माइनस ए देख लेते हैं 21 है ना, तो कितना हो जाएगा 10a माइनस, हाँ 10a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 21। तो फैक्टराइज करें कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 10a माइनस 21 इक्वल टू 0, यही तो होगा। अब 21 को फैक्टराइज करें, 21 इंटू 1 21 होगा, हाँ ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7a माइनस 21 इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो गया a माइनस 3 माइनस 7, यहाँ से कितना हो गया नहीं नहीं ये फैक्टर सही नहीं है ना, माइनस 3 मैंने सही लिखा है, ए स्क्वायर को इधर ले गए, अच्छा प्लस 21 आएगा ना, हाँ आप सही है। तो यहाँ पे वही तो मैं कह रहा हूँ दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए ना, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया तो a माइनस 3, ठीक है, एक आ जाएगा a माइनस 7 और a माइनस 3 इक्वल टू 0। a के दो वैल्यूज आ रहे हैं यहाँ, क्वाड्रेटिक बन रहा है, तब तो वो भी गया 3 7, तो सम तो एक ही आएगा ना, हाँ तो ए बी वो तो यूनिक हो जाएगा ना, ए बी रिपीट 3 7 है ना, यहाँ से a की वैल्यू 3 या 7, तो अब वैसे अगर एक 3 हुआ तो दूसरा 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, और 7 3 का प्रोडक्ट कितना होता है 21। अगर कुछ और आता ना, सही से तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी है, अगर सही से तो इनको लिखना चाहिए, हालांकि जो आपके यहाँ क्वेश्चन है उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, वरना हम कह रहे हैं अगर नहीं तो हम रियल नंबर मान के लेते, ये सब भी तो चॉइसेस बन रहे हैं, ठीक है ना। तो यही करेंगे क्योंकि वो 3 7 3 प्लस 7 वो सेम बन जा रहा है ना, 3 इंटू 7 एक्चुअल में अब यहाँ 21 इंटू 1 और 1 इंटू 21 हम एक ही मान के चलेंगे, 3 इंटू 7 और 7 इंटू 3 को एक ही मान के चलेंगे, अदरवाइज तो फिर वो ऑप्शन 3 भी सही नहीं होगा, ठीक है ना। वो दोनों नंबर ये अलग अलग फैक्टर मानेंगे, ये फैक्टर अलग हुआ, ये अलग हो गया, लेकिन 3 इंटू 7 और 7 इंटू 3 को ये कंसिडर करेंगे, तो उस हिसाब से आंसर क्या हो गया यूनिक, ठीक है ना। और शायद यही आंसर भी है, आप देखेंगे हाँ यही होगा, लेकिन ये लिखना चाहिए, अब पता नहीं कैसे नंबर फ्रेम किया, लेकिन सही तरीका ये होता है कि लिखना चाहिए वो नंबर कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर के सेट से लेना है, रियल नंबर के सेट से लेना है, ये लिखना चाहिए, नहीं दे रखा तो हम तो रियल नंबर मान के ही चलेंगे। उसी तरह 2021 में एक क्वेश्चन आया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें देखेंगे इसमें स्टेटमेंट 1 है, ईच ऑफ ए एंड डी इज हेवियर देन each of B, E and F, but none of them is heaviest. Statement 2, A is heavier than D but lighter than C। ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन है यहाँ पे हु इज द हेवीएस्ट among A, B, C, D and E। ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 is alone sufficient to answer the question,
B, statement 2 is alone sufficient to answer the question. Option C, both statement S1 and S2 are required to answer the question. जो आपके यहाँ क्वेश्चन इतना ही लिखा है, और डी है नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 2 alone is sufficient to answer the question. चलिए खुद से सॉल्व करें फिर देखते हैं. ऑप्शन 1 इज अलोन सफिशिएंट. हाँ देखें ट्राई करके. देख लो, हो सकता है कोई और भी आंसर हो सकता है. एक बार चारों ऑप्शन में निकाल देख. ठीक है. Then each of B, E and F, but none of them is heaviest. अच्छा अच्छा. हाँ अच्छा, मैंने F भी लिख दिया है क्या? अच्छा हाँ. अच्छा ये F, अच्छा F मिसिंग है क्या? आपके यहाँ जो क्वेश्चन है जरा एक बार चेक कर लेंगे. वैसे सही है. वैसे F बढ़ा देना तो चाहिए, लेकिन हो सकता है F ना हो उसमें. हाँ तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो F वहाँ लिखे ना लिखे कोई, पहले दे दिया ऊपर. ठीक है सही है. ये चाहे लिख भी देंगे तो कोई वो रिडंडेंट हो गया. इसको कुछ ऐसे समझ लें, मतलब एक समझे इन कैंडिडेट्स का वेट समझ लें, उस तरह कंपेयर कर दें. जैसे मैं कहूँ कि वेट ऑफ कैंडिडेट V इज़ ग्रेटर देन W. वेट ऑफ V इज़ ग्रेटर देन W है ना. ये ग्रेटर देन का साइन होता है और ये क्या होता है, लेस देन. जैसे अगर मैं इधर से पढ़ूँ U लेस देन V, तो इधर से रीड करते हैं, पढ़ते हैं U इज़ लेस देन V और V इज़ ग्रेटर देन U. समझ आ गया ना. और ऐसे पढ़ सकते हो V इज़ हेवियर देन U, U इज़ लाइटर देन V. ठीक है. V इज़ हेवियर देन W और W इज़ लाइटर देन V. ठीक है. तो अब देखिए पहले स्टेटमेंट को देखें. स्टेटमेंट 1 क्या अलोन सफिशिएंट है? तो पहले देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट 1 से क्वेश्चन क्या, हु इज़ द हेवीएस्ट अमॉन्ग A B C D एंड E. इसमें से हेवीएस्ट कौन है, किसका वेट ज़्यादा, मुझे ये निकालना है ना. ईच ऑफ A एंड D इज, और अच्छा क्या दे रखा है, ईच ऑफ A एंड D इज हेवियर. A और D, सॉरी कह रहे हैं A और D, ईच ऑफ A और D इज हेवियर देन A एंड D है ना, इज हेवियर देन ईच ऑफ B, E एंड F. पहला तो ये दे रखा है. बट नन ऑफ देम इज हेवीएस्ट. देखिए यहाँ लिखे नन ऑफ देम, मतलब A और D में से ये तो क्लियर है कि A और D में से कोई हेवीएस्ट नहीं है. ठीक है ना. मतलब कहने का ये मतलब कि अगर मेरे पास टोटल कितने पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6, जैसे 1 2 3 4 5 6,
तो मैं यहाँ पे ए और डी को नहीं रख सकता, ए और डी को इस प्लेस पे मैं नहीं रख सकता, ये समझ में आ गया ना, क्योंकि ए और डी में से किसी को कोई भी हेवीएस्ट नहीं होगा। मैं इधर से हेवियर टू लाइटर अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इससे ये तो क्लियर है कि ए और डी को मैं इस पोजीशन पे नहीं रख सकता, और पोजीशन पे भले हो जाए, और ए डी जब भी होंगे बी ई और एफ से पहले आएंगे, एक ये भी इससे मिल गया। तो यहाँ ए और डी को मैं रख नहीं सकता, और 3 नंबर ये बच गए। अगर इन 3 नंबर को मैं लास्ट पे भी दे दूं, बी यहां ले गया, ई यहां कर लिया, एफ यहां, एक पॉसिबिलिटी बना के देख रहे हैं बी ई एफ, तो ए और डी जो होगा वो यहीं बचेगा। ए और डी को उससे पहले या तो ए यहां आ जाए, डी आ जाए, या डी यहां आ जाए, ए आ जाए, है ना। मान ले मैं ये लेके चल रहा हूँ, ए आ गया और डी आ गया, तो बच कौन सा गया, सी। तो सी तो यहाँ आ गया ना, तो ये तो डिटरमिन हो गया ना, हेवीएस्ट कौन है वो डिटरमिन हो गया। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, एलोन इज यूनिक आंसर आ गया ना। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा चॉइस बनते तो कह देते कि सफिशिएंट नहीं है, लेकिन आंसर यूनिक हो गया तो कहेंगे कि S1 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सही स्टेटमेंट है। वैसे हम लोग एनालाइज दूसरे को भी कर लेते हैं, हालांकि आंसर तो आ गया, लेकिन आप दूसरे को भी चले स्टेटमेंट 2 से क्या इन्फर कर सकते हैं, ये कौन सा हेवियर है, कि या एक से ज़्यादा तो नहीं पॉसिबिलिटी बने, ट्राई करके देखें। अब स्टेटमेंट 1 को भूल जाएं, सिर्फ स्टेटमेंट 2 को देखें, फिर दोनों को मिला के देखना है। हालांकि स्टेटमेंट 1 तो यूनिक वैसे भी हो गया, तो मिला के नहीं, स्टेटमेंट 2 अगर रिजेक्ट होगा तब रिजेक्ट होगा जब एक से ज़्यादा चॉइसेस बन रहे होंगे, हेवीएस्ट की जगह एक से ज़्यादा चॉइसेस बन रहे होंगे तभी रिजेक्ट होगा, अदरवाइज वहाँ से भी यूनिक आ गया। तो अब ऐसा करते जरा स्टेटमेंट 2 को एनालाइज कर लेते हैं, स्टेटमेंट 2 को, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, ए इज हेवियर देन डी, ए को डी से तो हेवियर होना है ना, ए इज हेवियर देन डी। दूसरा क्या दे रखा है, बट लाइटर देन सी, तो ये लाइटर है सी से। ए के बारे में प्रॉपर्टी बता रहा है कि इसका मतलब सी जो है, ऐसे हम एक ऑर्डर में कर लें, एक ही बात है ना, ए इज लाइटर देन सी एंड हेवियर देन डी, ठीक है। तो इन 3 के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है, पोजीशन कितने हैं 6। अब पहले स्टेटमेंट को भूल जाना है, मुझे पहले से कोई मतलब नहीं स्टेटमेंट 1 से, मैं सिर्फ एट अ टाइम स्टेटमेंट 2 को से देख रहा हूँ, क्या मैं इतने इन्फॉर्मेशन से हेवीएस्ट के बारे में मालूम कर सकता हूँ। तो अब आपके पास टोटल 6 कैंडिडेट है, 1 2 3 4 5 6। ये तो कह रहा है कि सी ए से पहले आएगा, और तो 3 पोजीशन है ना, तो अगर मैं लास्ट में भी भर देता हूँ, चले मैं लास्ट में भर देता हूँ, डी मैंने यहाँ, अब देखिए यहाँ पे पोजीशन कई बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, अगर डी लास्ट में जाता है तो ए उससे पहले कहीं होगा, यहाँ पे भी आ सकता है सी, और ए यहाँ पे हो सकता है, तब भी ये पोजीशन आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई और भी आ सकता है, और अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ, ए को यहाँ रखता हूँ, डी को, तो बी ऑर्डर सही है, लेकिन सी ए डी को मैं इधर भी तो अरेंज कर सकता हूँ। एक से ज़्यादा चॉइस बन रहे हैं ना, एक से ज़्यादा चॉइस, इससे में यूनिकनेस नहीं आ रही ना, कहाँ यूनिकनेस आ रही, एक से ज़्यादा चॉइस, इसका मतलब एलोन सफिशिएंट नहीं है। सी को ए से पहले रहना, ए को डी से पहले, तो 3 के बारे में तो मुझे इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो 3 कहीं भी हो सकते हैं ना, अभी भी 3 प्लेस बचे हुए हैं, उन 3 प्लेस के बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है वहाँ सी आ जाए पहले, या कोई और नंबर आ जाए, तो कोई और आ जाए सी ए डी को छोड़कर, तो आंसर यूनिक नहीं हुआ। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 एलोन इज नॉट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये गलत है। अब कह रहा है बोथ S1 एंड S2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, जरूरी नहीं, ये भी गलत हो गया क्योंकि स्टेटमेंट 1 से ऑलरेडी आंसर आ गया, तो ये भी दोनों की जरूरत नहीं है ना, एंड है ना, मतलब बिना दोनों के, तो स्टेटमेंट 2 तो रिडेंडेंट हो गया क्योंकि 1 से आ रहा आंसर। नाइदर S1 नॉर S2, नाइदर लगा दिया जबकि स्टेटमेंट 1 से आंसर आ रहा था, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। आगे चलो, हाँ हाँ, ये ए और डी के बारे में बता रहा है, ये ए और डी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ईच ऑफ ए एंड डी, ए और डी, इसका ये एक्चुअली यहाँ से पूरा एक सेंटेंस है, ईच ऑफ ए एंड डी इज हेवियर देन बी ई एंड एफ, बट नन ऑफ देम इज हेवीएस्ट, उसी के बारे में नहीं, ये इनके बारे में प्रॉपर्टी बता रहा है, इनको इनसे कंपेयर कर रहा है ना, ईच ऑफ ए एंड डी इज हेवियर देन दिस, बट नन ऑफ देम इज हेवीएस्ट, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं वो लिखने की जरूरत है, वो कंपेयर कर रहा है ना, तो अब इससे पहले इसके बारे में दे रखा है ना इन्फॉर्मेशन, एक को दूसरे से कंपेयर कर रहा है ना, कि ये जो दोनों हैं वो इन 3 से,
और ऑब्वियसली वो रिडेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अगर हेवियर हैं तो इन तीन में से वैसे भी अगर आपको कह भी रहे हैं तो उसमें से हेवियस्ट तो नहीं आएगा ना, ठीक है, ठीक है ना। तो कभी वो दो स्टेटमेंट इस तरह नंबर्स पे बना के दे रहे हैं, नंबर की प्रॉपर्टीज पे एक क्वेश्चन दे देंगे और इस तरह उसको इंटरप्रेट करना है। लेकिन यहाँ पे ना ये एंड लगने की वजह से जब दोनों स्टेटमेंट होल्ड करेंगे तब हमें ये क्वेश्चन का आंसर देखना है कि मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे लिख लेंगे नॉट यूनिक। इससे कई केसेस बन रहे हैं ना, मोर देन कई केसेस, और भी केसेस बनेंगे। और यहाँ पे इस वाले से क्या मिल गया था, ये यूनिक मिल गया था, यूनिक मिल गया था। एक 2020 का और क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1, n is a prime number, स्टेटमेंट 2, n leaves a remainder of 1 when divided by 4. Question: if n is a unique natural number, between 10 and 20, then what is that natural number n? Which of the following is correct? Correct in respect of the above statements and the question. Option A, S1 alone is sufficient to answer the question. तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। स्टेटमेंट 2 alone is sufficient to answer the question. C, statement 1 and 2 together are sufficient to answer the question. But not alone, है ना। D, statement 1 and statement 2 together are not sufficient. चलिए ट्राई करें, बहुत आसान। देखिए इस तरह क्वेश्चन आ रहे, यही आपको इसी पैटर्न पे आपको फिर से मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट वो चीज़ फील आपको होनी चाहिए कि यूपीएससी पूछना क्या चाह रही है ना। वो स्टेटमेंट आप कितना इंटरप्रेट कर रहे हैं, नहीं, वो एक्चुअल चेक करना चाह रहे हैं वो। तो दो और नॉट सफिशिएंट, ठीक है ना। दो को डी को छोड़ किसी का है आंसर, कोई और किसी में नहीं। डाउट हो तो पूछ लें, मतलब क्रॉस करना रिजेक्ट करना हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बनाया है। 10 से 20 के बीच जितने पहले प्राइम नंबर लिख लें, देखें उनमें से यूनिक आ रहे हैं दोनों स्टेटमेंट को। तो इस तरह का कराने क्वेश्चन मतलब ये कि अगर पेपर में अगर आपको पहले इस तरह क्वेश्चन दिख जाए तो उसको पहले अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि स्कोरिंग होते हैं इस तरह क्वेश्चन जो है।
बस वही देखना है कि आंसर यूनिक आ रहा है कि नहीं। वहाँ पे एक अलग चीज़ था, वो प्रोडक्ट 3 इंटू 7 73 को हम एक मान के चलें, क्योंकि वो पूछ रहा है डिफरेंट फैक्टर्स, वो नंबर क्या है। अच्छा अच्छा, पहला स्टेटमेंट है कि n कोई प्राइम नंबर है। सेकंड स्टेटमेंट n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। थर्ड है इफ n इज यूनिक, इफ n इज, अच्छा ये दे रखा है कि हमें क्या विड्रॉ करना है, कंक्लूड करना है कि इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज n। मतलब मुझे नेचुरल नंबर देखना है यूनिक है कि नहीं। तो पहले बताए 10 और 20 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 13, 17, 19 भी तो होगा। हाँ वेरी गुड, 11 4 नंबर होंगे, 11, 13, 17। हाँ मतलब पहले हम 10 से 20 के बीच बिटवीन है ना, हाँ तो पहले हम रिकॉल कर लें ये 4 नंबर होते हैं। अब कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 देखें, क्या स्टेटमेंट 1 ये सफिशिएंट है इनमें से वो यूनिक n डिटरमिन करने के लिए। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि n इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो 10 से 20 के बीच में एक से ज़्यादा है ना, 1 2 3 4 नंबर हैं, तो क्या वो यूनिक नंबर बता देगा स्टेटमेंट 1? नहीं, सफिशिएंट नहीं है ना यूनिक। मुझे मेरा क्वेश्चन क्या है कि वो यूनिक नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर तो एक से ज़्यादा है ना, 4 चॉइस बन रहे हैं ना, एक से ज़्यादा बन गए, यूनिक कहाँ रह गया। तो स्टेटमेंट 1 एलोन इज सफिशिएंट, ये ऑप्शन गलत है। अब जरा स्टेटमेंट 2 से देखें, n लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब पहले आप 10 से 20 के बीच में जितने नंबर्स हैं 11, पहले ही आपको ये दे रखा है ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 10 से 20 के बीच में ये नंबर्स आ गए। पहले तो अभी ये ना n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल वर्ड लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर बिटवीन 10 टू 20, तो वो तो मैंने लिख लिया, 11 से लेकर 19 हो गए। अब कह रहा है देन व्हाट इज n, क्या इनमें से वो यूनिक नंबर डिटरमिन करने के लिए सफिशिएंट है कि n प्राइम नंबर है। इनमें से प्राइम नंबर तो 4 आ रहे हैं ना, 11, 13, 17, 19, अभी भी यूनिक नहीं हुआ, तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2, n लिव्स अ रिमाइंडर, वो जो भी नंबर होगा इनके बीच में वो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देगा। अभी मैं स्टेटमेंट 2 को एलोन दे रहा हूँ, स्टेटमेंट 1 समझ ले कि अब मुझे नहीं मालूम स्टेटमेंट, मैं सिर्फ स्टेटमेंट 2 पे देख रहा हूँ। तो इन नंबर में से 4 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 कौन कौन सा देगा? 13, 4 3 12, एक ये देगा, 17। अब एक से ज़्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब ये भी सफिशिएंट नहीं है, मुझे तो आंसर यूनिक चाहिए ना, एक से ज़्यादा हो गया, जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी रिजेक्ट हो गया। अब कह रहा बोथ इस, अब क्या दोनों को कंबाइंड देखें, एंड लगा हुआ है, तो क्या साइमल्टेनियसली दोनों से मैं ये निकाल सकता हूँ आंसर कि वो नंबर यूनिक होगा, उस नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे अब ये बताया कि प्राइम नंबर तो उसमें से 4 आए थे, स्टेटमेंट 1 ये हो गया था, इन 4 में से 13 और 17 4 से डिवाइड करने रिमाइंडर 4 3 12 रिमाइंडर 1 और 4 3 तो कंबाइंड को दोनों कर रहे थे, तब भी तो बच रहा था 13 और 17, अभी भी आंसर यूनिक नहीं है ना। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट तो ये भी गया, S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। देखिए इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं आपके यहाँ, सिंपली इस तरह रिजेक्ट करना है, ठीक है ना। अब ये सब के लिए ना बहुत ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, 5-6 क्वेश्चन आप खुद पैटर्न देख लें, क्वेश्चन बैठ के लगाएं, टेक्निक समझ में आ गया, हो सब बहुत होता है इतना।